हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के दूसरे लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन, और उसके बाद से बात करेंगे आपसे पॉलीसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो हमने आपको बताया था पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स का मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, वो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं या मोनोमर्स होती हैं डाइसैकेराइड्स ये ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्मेशन की। तो स्टार्ट करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं इनमें मोनोसैकेराइड यूनिट्स की जो नंबर होती है वो 2 to 10 होती है। तो कह सकते हैं कि ये ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस होने पर हमको 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10, यानी कह सकते हैं कि 2 और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। तो इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट के नंबर के बेसिस पर जो मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसैकेराइड होगा वो होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड सबसे कॉमन जो पॉलीसैकेराइड ये ओलिगोसैकेराइड हुआ वो डाइसैकेराइड हुआ। डाइसैकेराइड्स के बाद से इसी तरह से ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, एंड सो ऑन, मतलब आगे भी होंगे। तो डाइसैकेराइड्स जो होते हैं ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। तो डाइसैकेराइड्स को भी हम देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनको। एक जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स हैं, और दूसरे हो गए नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। तो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में फॉर एग्जांपल माल्टोज और लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज। तो ये एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में माल्टोज और लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज। तो अभी हम देखते हैं कि किन किन यूनिट्स से मिल करके ये बने हुए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, और फिर हम आपको बताएं कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की जो मोनोमर यूनिट्स या मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है।
ये जो डाइसैकेराइड्स हैं, अगर इनका जनरल फॉर्मूला या मतलब इनके लिए फॉर्मूला लिखा जाए तो ये हो जाएगा C12H22O11, ऐसा हो जाएगा क्योंकि दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऐसे मिली। अब ये फॉर्मूला हमने लिखा है इसलिए कि जनरली जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में मिलती हैं वो जनरली 6 कार्बन एटम की, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो डाइसैकेराइड्स हैं इनमें 1 बाय 1 हम देख रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग वाले के लिए, तो रिड्यूसिंग वाले में माल्टोज है, जो फार्मूला होगा C12H22O11। ये एक्चुअली इसका सोर्स है, ये क्या कहते हैं, ये माल्ट शुगर, माल्ट से मिलता है तो माल्ट शुगर इसे कहते हैं। ये बना किससे है, 2 ग्लूकोज यूनिट से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों यूनिट्स मिली और एक मालिक्यूल वाटर जो था वो एलिमिनेट हो गया, तो इससे बन गया माल्टोज। यानी ये बना किससे, इसमें हमने ऐड किया ये वाटर मालिक्यूल, तो वाटर मालिक्यूल जब इसमें ऐड हुआ तो ये दोनों ब्रेक हो गई मोनोमर यूनिट्स में, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, यानी C6H12O6 और ये भी जो होता है C6H12O6। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे वे में दिखाएं माल्टोज का फॉर्मेशन, तो कह सकते हैं कि ये दोनों ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलती हैं, ये दोनों, और इनके मिलने के बाद से एक H2O मालिक्यूल जो होता है बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद से C12H22O11 यानी माल्टोज जो होता है वो बन जाता है। इसी तरह से माल्टोज के बाद से अगर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज शुगर भी बिल्कुल वैसे ही लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क से मिलता है और इसमें जो 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इन दोनों के मिलने से ये बनता है। तो गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 और इसमें ये मिल गया ग्लूकोज C6H12O6। तो इससे बना एक H2O मालिक्यूल निकल जाएगा, बन जाएगा C12H22O11। ये जो वाटर मालिक्यूल निकला ऐसे दिखा सकते हैं, ये लैक्टोज हो गया। तो ये बताया कि लैक्टोज कैसे बनता है। अब इसके बाद से जो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है और ये कह रहे हैं कि नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। फॉर्मूला इसका भी C12H22O11। अब इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं, इनकी यूनिट्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम, और दोनों यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो इनसे बना आपका C12H22O11 प्लस एक मालिक्यूल वाटर निकल गया, ये जो बना वो सुक्रोज हो गया। तो बताया कि सुक्रोज जो कि
केन शुगर है वो 2 मोनोमर यूनिट्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो इस तरह से हमने बताया कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अब थोड़ा सा इसमें ये जो तीनों डाइसैकेराइड्स हम देख रहे थे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इनके बारे में बता दें। जो माल्टोज है बताया कि रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, और जो यूनिट्स होती हैं इनकी वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और जो दूसरी यूनिट है वो भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। और दोनों यूनिट्स के बीच जो लिंकेज बनता है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का C1 दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन से अटैच होता है, और इस लिंकेज फॉर्मेशन में एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला और ऑक्साइड लिंकेज बनता है। और ये जो ऑक्साइड लिंकेज बनता है, इसी ऑक्साइड लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चूँकि इसमें 1 और 4 के बीच में बना, इसलिए ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाया। अब इसी तरह से बात करें हम लैक्टोज की, तो लैक्टोज में जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं वो है अल्फ़ा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, और इनके बीच में भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। अल्फ़ा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। तो अब बात करें हम लोग सुक्रोज की, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग नहीं हो गया बल्कि ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया। इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में 1,4 नहीं बल्कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने बताया कि डाइसैकेराइड्स जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। अब एक एक एग्जांपल हम लोग ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स का भी देखते हैं। ट्राइसैकेराइड्स, तो ट्राइसैकेराइड्स में जो एग्जांपल है वो है रैफिनोज। तो इसमें कह सकते हैं कि 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के मिलने से इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल है रैफिनोज। तो रैफिनोज की जो यूनिट्स हैं वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस
गैलेक्टोज, यानी ये भी C6H12O6 और C6H12O6 ये भी, और C6H12O6 ये भी, और इन तीनों के मिलने से यहाँ पर दो H2O मालिक्यूल्स होते हैं बाहर निकलते हैं। यानी जो अगर फॉर्मूला मेंशन करें तो C18 हो जाएगा और H जो होगा वो 32 हो गया और O 16। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें दो वाटर मालिक्यूल अगर ऐड करें, यानी कि कार्बन 4 हाइड्रोजन और +2 ऑक्सीजन, तो ये 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा रेफिनोज जो एक ट्राईसेक्राइड है उसका। अब इसके बाद से देखते हैं जो टेट्रासेक्राइड है उसका एग्जाम्पल। टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड्स में कह सकते हैं कि 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलने से बनेगा। एग्जाम्पल हो गया स्टैकियोज, और स्टैकियोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और प्लस 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज, ये होते हैं। तो इसमें चूँकि 4 हैं इसलिए 3 H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें बाहर निकलते हैं। फार्मूला अगर मेंशन करें तो उसके हिसाब से C6H12O6 ग्लूकोज के लिए भी, फ्रक्टोज के लिए भी C6H12O6 और गैलेक्टोज के लिए भी C6H12O6। ये हो गया इसमें। तो C24 है इसमें और H42 और ऑक्सीजन जो हो गया वो 21। तो ये फार्मूला हो गया स्टैकियोज का। तो इस तरह से हमने बताया कि डाईसेक्राइड्स जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो क्या होते हैं और ट्राईसेक्राइड टेट्रासेक्राइड्स क्या होते हैं। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं आगे पेंटा हेक्साई की, तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। मोस्टली हम ओलिगोसेक्राइड्स के क्लासिफिकेशन में इतनी स्टडी करते हैं। तो बात करेंगे हम लोग पॉलीसेक्राइड्स की। तो पॉलीसेक्राइड्स के जो एग्ज़ाम्पल्स हम लोग लेते हैं उसमें स्टार्च है, सेल्यूलोज, और गम एक्सेट्रा। ये कुछ बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स आपको बताए पॉलीसेक्राइड्स के। तो पॉलीसेक्राइड्स भी
अगर बात करें इनकी तो कह सकते हैं कि ये बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। इनकी मोनोमर यूनिट्स क्या? मोनोसेक्राइड्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत सारी या बहुत ज़्यादा नंबर में मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, वो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। यानी कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स आर एक्चुअली द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीसेक्राइड्स में भी अगर डिवीज़न करते हैं तो होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो होमो और हेट्रो ये दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और वन बाय वन हम इसमें देखेंगे कि होमोपॉलीसेक्राइड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये बात करें तो होमोसेक्राइड्स की या ये होमोपॉलीसेक्राइड्स की। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स में एग्जांपल में हम मेंशन करें जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्यूलिन, डेक्स्ट्रिन, काइटिन एक्सेट्रा। तो ये कुछ होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल हो गए। उसी तरह से हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में एगर, एगेरोज एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स हमने बताया कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये होमोपॉलीसेक्राइड्स और ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो आपने देखा होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, डेक्स्ट्रिन, काइटिन, और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में एगर, एगेरोज एक्सेट्रा। अब इसमें जो ये थोड़ी सी बात करें, इनुलिन है, इनुलिन। तो इनुलिन जो होता है ये फ्रक्टोज जो मोनोसेक्राइड है उससे मिलकर के बना होता है। उसी तरह से ये जो काइटिन है, ये काइटिन जो होता है ये एक्सोस्केलेटन के रूप में पाया जाता है। इंसेक्ट्स। तो ये बताया कि इनुलिन भी जो होता है बिल्कुल स्टार्च जैसा ही है स्टोरेज। और अभी 3 पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें, स्टार्च पर, ग्लाइकोजन पर और सेलुलोज पर। इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं वन बाय वन। तो हम बात कर रहे थे इसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन की, और डिटेल्स हम आपको मेंशन करके पहले से ही बता रहे हैं कि स्टार्च जो है वो मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है प्लांट किंगडम का। और ये जो स्टार्च है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक कंपोनेंट है इसका एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज यूनिट्स जो होती हैं ये लगभग 200 से 1000 ये ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से बनता है क्या ये ग्लूकोज यूनिट्स का ये अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन पॉलीमर है, मतलब स्ट्रेट चेन पॉलीमर हो गया। और जो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं वो अल्फ़ा लिंकेज द्वारा आपस में लिंक्ड होती हैं, जुड़ी होती है। ये वाटर सॉल्युबल होता है। और स्टार्च में इसकी परसेंटेज 15 से 20% तक होती है।
ये बताएं एमाइलोज के बारे में। जो दूसरा कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और जो ब्रांचिंग होती है C1 और C6 पर ज़्यादा होती है। तो बताया कि ये वाटर इनसॉल्युबल और ये पाया जाता है स्टार्च में 80 to 85%। तो ये हमने एक ब्रीफ आउटलाइन आपको बताया थोड़ा सा स्टार्च के बारे में। स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन की बात अभी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है सेलुलोज। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्लांट्स में और प्लांट की जो सेल वॉल है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। सेल वॉल जो होती है सेलुलोज से बनी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्लांट किंगडम में पाए जाने वाला जो होता है वो पॉलीसेकेराइड है और ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है और इसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जिनसे मिलकर बनता है वो बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से बनता है और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में जो बीटा लिंकेजेस बनते हैं वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। बीटा लिंकेज बनता है इसमें। तो ये हमने बताया आपको सेलुलोज के बारे में। फाइब्रस होता है और ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि जो भी कॉन्स्टिपेशन या और सब्जी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने में ये जो होता है वो हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड। ये इनएक्टिव फॉर्म है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब एक्सेस क्वांटिटी में ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में बनता है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसको छोड़कर जो एक्सेस क्वांटिटी इसकी होती है वो इनएक्टिव फॉर्म यानी ग्लाइकोजन में चेंज होकर के स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे इस स्टोरेज पॉलीसेकेराइड को जो कि एनिमल में होता है उसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये ईस्ट में और फंजाई में भी पाया जाता है। तो ये बताया हमने आपको कि एक प्लांट स्टोरेज स्टार्च और एनिमल स्टोरेज ग्लाइकोजन और प्लांट सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट सेलुलोज, ये तीनों ही क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है और ये तीनों होमोपॉलीसेकेराइड है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट में बाकी चीज़ों के बारे में 1 by 1 बताएंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल को लाइक